नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। आफ्स्पा कानून एक बार फिर से चर्चा में। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में आफ्स्पा को रद्द करने पर कर रही है विचार। लंबे समय से इस कानून को हटाने की चल रही थी मांग। दक्षिण चीन सागर विवाद पर चीन और फिलीपींस फिर आमने सामने। विवाद के बीच एस जयशंकर ने दिया बयान, कहा भारत करता है फिलीपींस का समर्थन। और सुप्रीम कोर्ट में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण का आया मामला। कोर्ट ने 7 सदस्यीय समिति के गठन का दिया आदेश। आईयूसीएन की गंभीर रूप से लुप्तप्राय कैटेगरी में आते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आइए शुरू करें। हमेशा ही विवादों में घिरे रहने वाला विवादास्पद आफ्स्पा कानून एक बार फिर से चर्चा में आया है। लेकिन चर्चा इस बार कानून को लागू करने को लेकर नहीं, बल्कि इसे हटाने को लेकर हो रही है। दरअसल हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम यानी आफ्स्पा को रद्द करने पर विचार करेगी। आफ्स्पा को इंग्लिश में आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट कहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार की योजना केंद्र शासित प्रदेश में ट्रूप्स को वापस बुलाने और कानून व्यवस्था का जिम्मा अकेले जम्मू कश्मीर पुलिस पर छोड़ने की भी है। आइए अब समझते हैं कि आफ्स्पा कानून क्या है और इसे क्यों बनाया गया था। यह हमेशा ही विवादों में क्यों बना रहता है। सबसे पहले इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। हम बात करेंगे आजादी से पहले के भारत की। आफ्स्पा कानून अंग्रेजों के समय बनाया गया था, यानी यह भी औपनिवेशिक काल और अंग्रेजों की सोच को रिप्रेजेंट करता था। देखिए, आफ्स्पा को पहली बार 1942 में एक अध्यादेश के रूप में लाया गया था। क्यों लाया गया था, यह समझने के लिए 1942 का वो वक्त याद कर लीजिए। पूरा देश महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन में एक साथ खड़ा हो गया था और कह रहा था कि अब तो भारत को आजादी दिलवा कर रहेंगे या इस प्रयास में मर जाएंगे। दशरथ मांझी की भाषा में कहें तो 1942 में जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं वाला सीन चल रहा था। उस समय एक प्रकार से आर या पार की लड़ाई शुरू हो गई थी। पूरी ब्रिटिश सरकार गांधी जी की हुंकार से घबरा गई थी। लेकिन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ ये आंदोलन अपनी शुरुआत के एक ही दिन बाद नेतृत्व विहीन हो गया था। पूरे देश में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां शुरू हुई और महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू समेत और कई अन्य बड़े और महत्वपूर्ण नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। फिर क्या होना था, जैसे घोड़े की लगाम छूटने पर घोड़ा अनियंत्रित हो जाता है, वैसे ही देश भर में कई जगहों पर जबरदस्त हिंसक घटनाएं शुरू हो गई। उस समय वायसराय लिनलिथगो थे। देश भर में बड़े पैमाने पर हुई हिंसा से परेशान लिनलिथगो ने सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अध्यादेश 1942 का सहारा लिया। इस अध्यादेश ने व्यावहारिक रूप से ब्रिटिश सशस्त्र बलों को मारने का लाइसेंस दे दिया। बहरहाल 1947 में देश आजाद हुआ और देश बंटवारे की आग में जलने लगा और देश में कई जगह बंटवारे की हिंसा में लाखों जानें जा रही थी। तब भारत सरकार ने 1947 में आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों और 4 प्रांतों बंगाल, असम, पूर्वी बंगाल और संयुक्त प्रांत में बंटवारे के कारण पैदा हुई अशांति से निपटने के लिए सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अध्यादेश 1942 की तर्ज पर अध्यादेश जारी किए। आजादी के बाद भारतीय संसद ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए आफ्स्पा के तहत 3 अलग अलग अधिनियमों को लागू किया। ये अधिनियम है सशस्त्र बल विशेष शक्तियां असम और मणिपुर अधिनियम 1958, सशस्त्र बल पंजाब और चंडीगढ़ विशेष शक्तियां अधिनियम 1983 और सशस्त्र बल जम्मू कश्मीर विशेष शक्तियां अधिनियम 1990। इस प्रकार आफ्स्पा को आजादी के बाद सबसे पहले असम क्षेत्र में नागा विद्रोह से निपटने के लिए लागू किया गया था। बाद में 1990 में जम्मू और कश्मीर में बढ़ रहे आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने के लिए राज्य में आफ्स्पा लागू किया गया। देखिए, जब देश में किसी जगह पर आतंकवाद या विद्रोह का मामला सामने आता है और सिचुएशन काफी गंभीर होती है और जब ऐसी सिचुएशन से भारत की क्षेत्रीय अखंडता पर गंभीर संकट आता है तो सरकार संकट मोचन के रूप में सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए आफ्स्पा को लागू कर देती है। कल्पना कीजिए कि किसी क्षेत्र में आतंकवादियों ने अपने एजेंडा को पूरा करने के लिए कई निर्दोष लोगों की हत्याएं कर दी और स्थानीय मदद लेकर अपने अत्याधुनिक हथियारों और गोला बारूद के साथ किसी के घर में छुपकर बैठ गए और इंटेलिजेंस के अनुसार आतंकवादी कुछ ही दिनों में किसी भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं जिसमें और भी कई निर्दोष जानें जा सकती हैं। तो आपको क्या लगता है
क्या इस सिचुएशन में सुरक्षा बल पहले कोर्ट जाकर तलाशी या फिर गिरफ्तारी का वारंट निकलवाएंगे और फिर कार्यवाही करेंगे? ऐसी ही सिचुएशंस को डील करने के लिए AFSPA का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिए कि सशस्त्र बलों के ऑपरेशन को सुविधाजनक और आसान बनाने के लिए AFSPA के तहत किसी क्षेत्र या जिले को पहले अशांत घोषित किया जाता है। किसी राज्य के राज्यपाल और केंद्र सरकार को किसी भी राज्य के किसी भी हिस्से या पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। इस कानून के तहत सुरक्षा बल किसी भी व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर या जिसने संज्ञेय अपराध किया है या करने वाला है, बिना वारंट की गिरफ्तारी कर सकते हैं। इसके साथ ही यह कानून सुरक्षा बलों को घरों की तलाशी लेने और किसी भी संपत्ति को नष्ट करने और गोली मारने तक की शक्तियां देता है। यह कानून सुरक्षा बलों को अशांत क्षेत्रों में उनके कार्यों के लिए कानूनी छूट भी प्रदान करता है। अब इस कानून के दो पक्ष सामने आते हैं। सशस्त्र बल और सरकार आतंकवाद और विद्रोह का मुकाबला करने के लिए AFSPA के उपयोग को सही ठहराते हैं, जबकि आलोचकों का कहना है कि AFSPA के तहत मिली शक्तियों का सशस्त्र बल दुरुपयोग करते हैं और बड़े पैमाने पर मानवाधिकार का उल्लंघन करते हैं। आइए अब वापस खबर की तरफ रुख करें। आपको बता दें कि सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे और जम्मू कश्मीर में विभिन्न संगठनों और व्यक्तियों की ओर से लगातार AFSPA को हटाने की मांग की जा रही है। AFSPA को जम्मू कश्मीर से हटाने के पीछे के कारणों को आप पिछले 10 सालों के क्राइम रिकॉर्ड की मदद से भी समझ सकते हैं। गृह मंत्री ने बताया कि पिछले 5 साल में एक भी फर्जी मुठभेड़ नहीं हुई है। सरकार ने आतंकी गतिविधियों में शामिल 12 संगठनों पर प्रतिबंध लगाया है, 36 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया है, आतंक के वित्त पोषण को रोकने के लिए 22 से अधिक मामले दर्ज किए हैं और 150 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। गृह मंत्री ने कहा कि 2010 में पत्थरबाजी की 2564 घटनाएं हुई थी, जो अब शून्य है। 2004 से 2014 तक 7217 आतंकी घटनाएं हुई, लेकिन 2014 से 2023 तक ये घटकर 2227 हो गई हैं और यह लगभग 70% की कमी है। इसके साथ ही 2004 से 2014 तक मौतों की कुल संख्या 2829 थी और 2014 से 2023 के दौरान यह घटकर 915 हो गई, जो 68% की कमी दिखाता है। इसी अवधि में नागरिकों की मृत्यु की संख्या 1770 थी, वो घटकर 341 हो गई है, जो 81% की गिरावट है। साथ ही सुरक्षा बलों की मौतें 1060 से घटकर 574 हो गई हैं, जो 46% की कमी दिखाता है। चलिए अगली खबर देखते हैं। दक्षिण चीन सागर पर बीजिंग के साथ मनीला का विवाद चल रहा है, यानी चीन और फिलीपींस आमने सामने हैं और हाल ही में इस विवाद के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बयान देकर चीन की मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। दरअसल हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर फिलीपींस के विदेश सचिव एनरिक मनालो के साथ द्विपक्षीय वार्ता में शामिल हुए थे। इस मौके पर एस जयशंकर ने कहा कि भारत फिलीपींस की अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता को बनाए रखने में दृढ़ता से समर्थन करता है। उन्होंने आगे कहा कि जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, ये जरूरी है कि भारत और फिलीपींस जैसे देश उभरती व्यवस्था को आकार देने के लिए अधिक निकटता से सहयोग करें। इसी के साथ फिलीपींस के साथ रक्षा सहयोग का विस्तार करने की भारत की योजना पर जयशंकर ने कहा कि भारत फिलीपींस के साथ रक्षा और सुरक्षा सहित सहयोग के नए क्षेत्रों की खोज करना चाहता है। हालांकि बीजिंग में जयशंकर की टिप्पणियों के संदर्भ में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा है कि समुद्री विवाद संबंधित देशों के बीच के मुद्दे हैं और इसमें किसी भी तीसरे पक्ष को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आपको याद होगा, अभी कुछ दिनों पहले भी अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बताने पर भारत और चीन के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी। बहरहाल चलिए समझते हैं दक्षिण चीन सागर की भौगोलिक स्थिति क्या है और यहाँ विवाद क्यों है। देखिए, दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे में और एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है। नाम से ही साफ है कि यह चीन के दक्षिण में स्थित है। यह सागर सिंगापुर से लेकर ताइवान की खाड़ी तक लगभग 3.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। दक्षिण चीन सागर का दक्षिणी भाग चीन की मुख्य भूमि से लगा है और दक्षिण चीन सागर का पूर्वी तट वियतनाम और कंबोडिया को छूता है। इसके अलावा इसके पश्चिम में फिलीपींस है और इसके उत्तर भाग में इंडोनेशिया के बंका और बैतुंग द्वीप आते हैं। वहीं इसके दक्षिण पूर्वी हिस्से पर ताइवान अपनी दावेदारी प्रस्तुत करता है। अब यहीं से समस्या शुरू होती है। चीन द्वारा वर्ष 1958 में एक घोषणा पत्र जारी करने से इस घोषणा पत्र में 9 डैश लाइन के आधार पर चीन द्वारा दक्षिण चीन सागर के विभिन्न द्वीपों पर अपना दावा पेश किया गया। चीन कहता है कि कई 100 सालों से यह क्षेत्र चीन के आधिपत्य में था, यानी चीन दक्षिण चीन सागर के 80% हिस्से को अपना मानता है।
चीन के इस दावे से वियतनाम के स्पार्टली और पार्सल द्वीप समूह 9 डैश लाइन के अंदर आ गए। ये चीन और वियतनाम के बीच विवाद का मुख्य कारण है। इसी प्रकार 9 डैश लाइन के अंतर्गत फिलीपींस का स्कारबोरो शोल द्वीप, इंडोनेशिया का नातुना सागर क्षेत्र शामिल है। कुल मिलाकर दक्षिण चीन सागर पर विवाद की मुख्य वजह इस समुद्र पर विभिन्न क्षेत्रों और द्वीपों पर अलग अलग देशों का दावा और समुद्र का क्षेत्रीय सीमांकन है। अब यह भी जान लीजिए कि दक्षिण चीन सागर एक ऐसा समुद्री क्षेत्र है जहां प्राकृतिक तेल और गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। दक्षिण चीन सागर को दुनिया के सबसे व्यस्त जलमार्गों में से एक माना जाता है और यह व्यापार तथा परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। मछली व्यापार समेत अन्य समुद्री आर्थिक गतिविधियों के लिए ये क्षेत्र इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण इसका सामरिक यानी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। चीन को दक्षिण चीन सागर में अपने भू आर्थिक और भू सामरिक हित दिखाई देते हैं। यही कारण है कि चीन के साथ साथ इस क्षेत्र का हर देश इस क्षेत्र में अपना दबदबा कायम रखना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण उपायों और उन्हीं क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करने के प्रयासों के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए एक 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। आइए समझते हैं क्या है ये पूरा मामला। दरअसल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की मौतों से रिलेटेड एक मामला सामने आया था। मामले का नाम था MK रंजीत सिंह बनाम भारत संघ। इस केस में दलील दी गई थी कि संरक्षित क्षेत्र में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी बिजली की ओवरहेड तारों से टकराकर मर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया ताकि कोर्ट सरकार को उस दिशा में कुछ उपाय करने के लिए आदेश दे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि जहां ओवरहेड बिजली लाइनें पहले से मौजूद हैं वहां बर्ड डाइवर्टर लगाया जाए। साथ ही नई ओवरहेड केबल्स को अंडरग्राउंड बिजली लाइनों में बदलने और भविष्य की परियोजनाओं के लिए अंडरग्राउंड बिजली लाइनों की स्थापना के लिए भी आदेश दिया था। आपको बता दें कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक पक्षी प्रजाति है जिसे 2011 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN ने गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया था। अगर यह पक्षी विलुप्त हो जाते हैं तो यह आज़ादी के बाद विलुप्त होने वाली पहली प्रमुख पक्षी प्रजाति होगी। यह पक्षी उड़ने वाले सबसे भारी पक्षियों में से एक है। वर्तमान में भारत में 200 से कम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मौजूद हैं और ये मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात तथा पूर्वी पाकिस्तान में पाए जाते हैं। डिटेल में बताएं तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का निवास स्थान क्रमशः गुजरात और राजस्थान में कच्छ जिला और थार रेगिस्तान के कुछ शुष्क क्षेत्रों तक सीमित है। हालांकि हाल के दशकों में इन दोनों क्षेत्रों में विशाल निजी और सार्वजनिक नवीकरणीय ऊर्जा बुनियादी ढांचे का निर्माण हुआ। इसके कारण ओवरहेड बिजली लाइनें भी बिछाई गईं। अब पर्यावरण संरक्षकों द्वारा ये देखा गया कि बिजली लाइनें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की मौत का प्राथमिक कारण बन गई हैं। दरअसल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड में सामने की दृष्टि का अभाव पाया जाता है। इससे उन्हें अपने आगे बिजली लाइनों का दूर से पता नहीं चल पाता। चूंकि ये पक्षी भारी भी होते हैं इसलिए ये बिजली लाइंस को पार कर पाने में असमर्थ हो जाते हैं और जब ये ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो ये पक्षी ओवरहेड बिजली लाइन से टकरा जाते हैं और इनकी मौत हो जाती है। हाल ही में BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने पंजाब के अमृतसर और तरन तारन जिलों में भारत पाकिस्तान सीमा के पास 2 ड्रोन जब्त किए हैं। BSF को पाकिस्तानी जासूसी का अंदेशा है और इस मामले की अब उच्च स्तरीय जांच चल रही है। बहरहाल इस खबर के जरिए हम बात करेंगे भारत में ड्रोन को उड़ाने से रिलेटेड पॉलिसी क्या है। देखिए आजकल ड्रोन का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। बारात हो या फिर खाना पहुंचाना हो, दवा पहुंचानी हो या फिर कहीं सर्वे करना हो, हर जगह ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। कई बार ड्रोन का इस्तेमाल इलीगल कामों में भी हो रहा है। इसलिए ड्रोन उड़ाने के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं और ये नियम आपको जानने चाहिए। गौरतलब है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की ओर से ड्रोन नियम 2021 को बनाया गया। इसके तहत ड्रोन को 5 कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे 250 ग्राम से कम वजन के ड्रोन को नैनो कैटेगरी का माना जाता है। 250 ग्राम से 2 किलो तक के ड्रोन को माइक्रो, 2 किलो से 25 किलो तक के ड्रोन को स्मॉल, 25 किलो से 150 किलो तक के ड्रोन को मीडियम और 150 किलो से अधिक के ड्रोन को लार्ज की कैटेगरी में शामिल किया जाता है।
वहीं 500 केजी से अधिक वजनी ड्रोन विमान नियम 1937 का पालन करेंगे। इसी के साथ ड्रोन की उड़ान के लिए कुछ जोन बनाए गए हैं, जैसे रेड जोन, यहां उड़ान की अनुमति ही नहीं है। येलो जोन, यह एक नियंत्रित हवाई क्षेत्र है, यहां उड़ान से पहले अनुमति लेना आवश्यक है। फिर ग्रीन जोन आता है, यह एक अनियंत्रित हवाई क्षेत्र है, यहां ड्रोन उड़ाने के लिए अनुमति की जरूरत नहीं है। और अंत में एक नो ड्रोन जोन बनाया गया है। इसके तहत कुछ विशेष जगहों पर ड्रोन संचालन की अनुमति नहीं दी जाती। आपको बता दें कि ड्रोन नियम 2021 रक्षा यानी नौसेना, थल सेना या वायुसेना पर लागू नहीं होंगे। बाकी सभी ड्रोन उड़ानों पर ये नियम लागू होंगे। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सभी ड्रोन्स को डिजिटल रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। साथ ही सभी ड्रोन की उपस्थिति और उनकी उड़ान के बारे में सूचित भी करना पड़ता है। प्रत्येक ड्रोन की एक विशिष्ट पहचान संख्या यानी UIN होनी चाहिए, जिसे डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेल्फ जनरेट किया जा सकता है। अगर किसी संस्थान या व्यक्ति को ड्रोन उड़ाने की योग्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त करना है तो वो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत कोई संस्था द्वारा इसका प्रमाणन कर सकता है। अब यदि इन नियमों के अनुपालन में कोई चूक होती है तो विमान अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत आप पर कार्रवाई होगी। इसके तहत 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। आइए अब जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। हाल ही में नेशनल फुटबॉल लीग ने 2024 सीजन से हिप ड्रॉप टैकल पर प्रतिबंध लगा दिया है। हिप ड्रॉप टैकल एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एक डिफेंडर खिलाड़ी फुटबॉल को दोनों हाथों से पकड़ता है, फिर अपने हिप्स या निचले शरीर को घुमाकर ओपोनेंट के पैरों को फंसाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से खिलाड़ियों को कई बार गंभीर चोटें आती हैं, खासकर उनके पैरों और घुटनों पर। दुनिया भर में जैसे ऑस्ट्रेलियाई फुटबॉल लीग और इंग्लैंड में रग्बी फुटबॉल यूनियन ने खिलाड़ियों को खतरनाक टैकल से बचाने के लिए पहले से ही ऐसे नियम लागू कर रखे हैं। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक शायद ही ऐसा कोई होगा जिसे दांतों की प्रॉब्लम ना हो। इसी से रिलेटेड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड इवोल्यूशन की हालिया रिसर्च से पता चला है कि आजकल हम अपने दांतों की माइक्रोबियल डाइवर्सिटी खो रहे हैं। दरअसल एक गुफा में 4000 साल पुराने दांतों का सैंपल मिला। इसमें आधुनिक मनुष्यों की तुलना में गम्स की बीमारी के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया टेनेरेला फोर्सिथिया की अधिक विविधता पाई गई। हो सकता है आने वाले समय में जैसे जैसे इस बैक्टीरिया में कमी आए, हम लोगों के दांत और भी ज्यादा कमजोर हो जाएं। समलैंगिक विवाह विधेयक पारित करने के बाद थाईलैंड सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बनने जा रहा है। यह कानून मेन, विमेन, हस्बैंड्स, वाइफ्स को जेंडर न्यूट्रल शब्दों में बदल देगा। साथ ही LGBTQ ग्रुप्स को बाकी मैरिज के समान विरासत और गोद लेने के अधिकार भी प्रदान करेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखने की जरूरत है कि थाईलैंड समलैंगिक विवाह को लीगल बनाने वाला तीसरा एशियाई देश होगा। इससे पहले पूरे एशिया में केवल ताइवान और नेपाल ही समलैंगिक विवाह को मान्यता देते हैं। WHO ने स्कूल आयु वर्ग के बच्चों में स्वास्थ्य व्यवहार शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। इसमें बताया गया कि लगभग 6 में से 1 बच्चा साइबर हमले का शिकार होता है। यदि आंकड़ों की बात करें तो 15% लड़कों और 16% लड़कियों ने हाल के महीनों में कम से कम एक बार साइबर बुलिंग का शिकार होने की रिपोर्ट की। आपको बता दें, बुल्गारिया, लिथुआनिया, मोल्डोवा और पोलैंड में साइबर बुलिंग अपने उच्चतम स्तर पर है। वहीं स्पेन में साइबर बुलिंग की घटनाएं सबसे कम दर्ज की गई। भारत ने ग्यालसुंग प्रोजेक्ट के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए भूटान को 500 करोड़ रुपए की दूसरी किश्त जारी की, जबकि 500 करोड़ रुपए की पहली किश्त इस साल के शुरुआत में 28 जनवरी को जारी की गई थी। दरअसल भारत और भूटान का गोल एक जैसा है। हमने 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है और भूटान ने 2034 तक हाई इनकम कंट्री बनने का लक्ष्य रखा है। भारत अगले 5 वर्षों में इस हिमालयी देश को 10,000 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान करेगा। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पक्षी प्रजाति मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात और पूर्वी पाकिस्तान में पाए जाते हैं। यह पक्षी प्रजाति IUCN द्वारा गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत हैं। उपरोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों कथन सही हैं या फिर दोनों कथन गलत हैं। अगला प्रश्न है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन, अर्ल ऑफ वेलिंगटन, द मार्क्स ऑफ लिनलिथगो या फिर द अर्ल ऑफ रीडिंग?
आइए देखें पिछले बुलेटिन मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था फाइनेंसिंग एग्रोकेमिकल रिडक्शन एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम यानी फार्म प्रोग्राम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फार्म प्रोग्राम को ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी के वित्तीय सहयोग के साथ संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा शुरू किया गया है। इक्वाडोर, भारत, केन्या, लाओस, फिलीपींस, उरुग्वे और वियतनाम ने फार्म प्रोग्राम शुरू किया है। इन कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों कथन सही हैं या फिर दोनों कथन गलत हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न था 1785 में भगवत गीता का पहला अंग्रेजी अनुवाद किसने प्रकाशित किया? वॉरेन हेस्टिंग्स, जेम्स प्रिंसिप, विलियम जोन्स या फिर चार्ल्स विल्किंस। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, चार्ल्स विल्किंस। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। इस बुलेटिन को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। आज पूछे गए सवालों का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नमस्कार।